Okay, hello student. My name is Divya. I am English teacher and I am going to teach you 10th standard English textbook. So first of all, I am going to explain the front page of your textbook. This is, okay, look at here. Can you see this animal? Yes, this animal is our state animal. Okay. इसको यहाँ पे क्यों दिया गया है? क्योंकि हमें हमारे राज्य का प्राणी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है और हमारे स्टेट्स को ये लगा कि जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं उनको भी स्टेट लेवल के जो एनिमल्स है, फिर स्टेट लेवल का जो भी कुछ है उनको पता होना चाहिए। तो यहीं से ये शुरुआत होती है हमारे राज्य को जानने की। तो सीधा हम लोग जाते हैं अभी हमारे फर्स्ट यूनिट पे। आपके टेक्स्ट बुक में टोटल 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट यूनिट एंड पोएट्री नंबर 1.1 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ओके, इसका मीनिंग है कि वेयर मतलब जहां, द माइंड मतलब हमारा माइंड इज विदाउट फियर, जहां हमारा माइंड फियरलेसली घूम फिर सके या फिर सोच सके, ऐसी हमें जगह हमें हमारे भारत में लानी है। इन द इंग्लिश फॉर्म द पोएट्री इज ऑफ ऑल लाइन्स हैज नो राइमिंग पैटर्न व्हाटसोएवर ऑफ सोनेट। तो ये पोएट्री लिखी है मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसका फर्स्ट बंगाली वर्जन 1910 में पब्लिश हुआ था और उसको उन्होंने ही ट्रांसलेट किया 1912 में। ओके, एक्चुअली बेसिकली दिस पोएम इज बेस्ड ऑन आवर मदरलैंड। हमारे भारत में रहने वाले जो कंट्रीमैन है उनको संबोधित करते हुए ये पोएट्री उन्होंने लिखी है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। स्टूडेंट्स, दिस पोएट्री इज वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर टू। व्हेन बराक ओबामा came to India in 2010, he quoted some lines from this poetry in Indian Parliament. This poetry is very famous and popular. जब ये पोएट्री लिखी गई थी तब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, हम आजाद नहीं थे। तो इस पोएम में मतलब वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसमें मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रार्थना की है गॉड से कि भारत के फ्यूचर के लिए आने वाला जो समय होगा वो पूरी तरह से आजाद होगा, खुशहाल होगा और हमारा भारत पूरी तरह से डेवलप होगा। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह लाइन बाय लाइन हम इसको समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ पोएट्री। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक some introduction about our poet Mr. Rabindranath Tagore, and his era was 1816 to 1941. Was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. Actually ये पोएट्री उन्होंने लिखी तो है बट स्टांजा वाइज उन्होंने नहीं लिखा है, मतलब फ्री वर्स में लिखा है। जैसे हम लोग कहानी पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं या तो फिर कोई लेसन पढ़ते हैं, तो वो टाइप में उन्होंने ये लिखा है। भले ये पोएट्री है बट इसमें स्टांजा या राइमिंग स्कीम या राइमिंग वर्ड्स उन्होंने नहीं लिखा है। ओके, ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। 1913 में नोबेल प्राइज पाने वाले ये पहले एशियाई पर्सन थे, मतलब नॉन यूरोपियन, यूरोप से बिलोंग नहीं करने वाले थे ये, मतलब यूरोप से बिलोंग नहीं करते थे। जनरली यूरोप से बहुत सारे लोगों ने नोबेल प्राइज पाया था, इसके लिए यहाँ पे उनके बारे में ये लिखा है कि ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए उनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था।
This poem is one of the vastly read and discussed poem. ये पोएट्री इतनी पॉपुलर हुई थी कि बहुत सारे लोगों को ये पसंद आई थी, इसलिए बहुत उसको पढ़ा गया और उसके बारे में बहुत डिस्कशन भी हुआ था। It was originally composed in Bengali. जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पोएट्री लिखी थी तो इसका फर्स्ट पब्लिश्ड उन्होंने बंगाली में किया था, मतलब बंगाली लैंग्वेज में लिखा था, क्योंकि बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर ये बंगाली पोएट कहलाते हैं। बट लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। बाद में उन्होंने 2 साल के बाद में इसको इंग्लिश में खुद उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दिस पोएम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग ऑन्थोलॉजी गीतांजलि, मतलब उन्होंने गीतांजलि नाम का जो बड़ा एपिक लिखा था उसमें ये पोएट्री उन्होंने लिखा है, तो वहां से कुछ भाग हमको यहाँ सीखने के लिए दिया गया है। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। जब ये पोएट्री उन्होंने लिखी तो हम आजाद नहीं थे, मतलब हमारे ऊपर ब्रिटिशों का राज था, तो वो समय में उन्होंने ये पोएट्री लिखी है। In this poem, besides political freedom from British, एक बात की जाए तो हम लोग ब्रिटिशों से लड़ना चाहते थे, हम लोग इंडिपेंडेंस पाना चाहते थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यही पोएट्री के द्वारा हमारे भारत के लोगों को, मतलब हमारे कंट्रीमैन को अपील की है टू गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब मेरे भारत में रहने वाले जो भी आबादी है, जो मेरे भाई बहन हैं, वो कोई भी सोशल, एजुकेशन और इकोनॉमिक ये फील्ड से दूर ना रह पाए, तो हे मेरे भगवान हमारे ऊपर आप कृपा करो। एक्चुअली दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएट्री। आई एम टेलिंग वंस अगेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएट्री written in the pre-independence era. Okay, the poem is the link between what India is, मतलब हमारा भारत तब क्या था, and what the poet wishes to be, और हमारे पोएट क्या विश कर रहे हैं through the prayer poem. Basically the poetry is based on the prayer. Tagore indirectly hints at the challenges faced by India under the British rule. He wants his motherland to be a heaven of freedom. He wants Indians to enjoy freedom not just from the shackles of region rule, but one that is religious, moral, social and intellectual too. हमें सिर्फ आजादी पानी नहीं है, मतलब आजादी पाना इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रिटिशर्स हमारे देश से चले जाए, बट हमें एक्चुअल फील्ड जो है, जैसे कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, कोई भी समाज है, उससे भी हमें आजाद होना है। He invokes God to guide his country and let it awake from the deep slumber of all that hampers its progress to all that is progressive and positive. वह हमारे भारत को पूरी तरह से डेवलप देखना चाहते हैं और यही विश वो कर रहे हैं गॉड से बाय प्रेयर। ओके, तो हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे अभी, तो आपको और डीपली समझ में आएगा कि एक्चुअली उन्होंने ये पोएट्री में क्या प्रेयर किया है गॉड से और हमारे कंट्रीमैन से क्या अपील की है, वो आपको समझ में आएगा। सो इन दिस इंग्लिश फॉर्म ऑफ दिस पोएट्री हैज 11 लाइन्स, टोटल 11 लाइन्स एंड हैज नो राइमिंग पैटर्न व्हाटसोएवर ऑफ सोनेट। सोनेट में मतलब क्या, एक छोटी सी पोएट्री जिसमें बहुत बड़ा मैसेज दिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएट्री लाइन बाय लाइन। Where the mind is without fear and the head he is held high. Poet says that the minds of his countrymen should be free from any fear. मतलब हमारा कंट्रीमैन, हमारा भारतवासी कोई भी जो फियर है, मतलब जिसको बोला जाता है फियर, किसी से डरना या फिर डर, हमारे मन में जो अभाव है उससे वो दूर हो जाए और हम डिग्निटी के साथ में जी सके और हमारा सर प्राउड से ऊपर हो सके।
So this is the first line of our poetry, where the mind is without fear and the head is held high. हमारा सर अभिमान से ऊंचा कर कर हम जी सके. Where knowledge is free, जहाँ पे नॉलेज हमें फ्री में मिले. ओके, फ्री में मिले मतलब क्या कि कोई भी नॉलेज शुड बी फ्री एंड एवरीवन शुड बी अलाउड टू अक्वायर नॉलेज. मतलब हर एक इंसान को इस तरह से नॉलेज मिले कि जहां पे उसे कोई भी बंधन की सीमा नहीं होगी. सो आगे बढ़ते हैं. Where the world has not been broken up into fragments. फिर आगे वो हमें बताते हैं कि people should be united and the world should not be broken up into small pieces. जैसे देखो छोटे छोटे टुकड़ों में जो बटा हुआ था हमारा देश, तो वैसे हमें नहीं करना है या फिर आगे होने नहीं देना है. फ्रेगमेंट्स मतलब स्मॉल पीसेस. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप मतलब जो पहले से बटा हुआ है उसको हमें जोड़ना है. जोड़ना मतलब क्या, यूनाइटेड करना है हमें हमारे कंट्री को. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, किसमें बटा है हमारा कंट्री, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. मतलब क्या कि देयर शुड बी नो डिवीजन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन. मतलब सुपरस्टिशन लोग मानते थे, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना. ओके, काली बिल्ली दिख गई तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है या फिर आगे नहीं जाना है. ऐसा बहुत सारा सुपरस्टिशन लोग दिमाग में लेके घूमते थे. तो इससे क्या होता था, जैसे कोई भी शुभ काम हमारा हमसे अब नहीं होगा तो वो करने का जो समय है वो फिर निकल जाता है, फिर इंसान कुछ नहीं कर पाता. फिर दूसरी बात आती है अमीर और गरीब. ये दोनों में जो बोलते हैं ना डिस्टेंस है, अमीर बहुत अमीर होते जा रहा है, गरीब बहुत गरीब होते जा रहा है. तो ये भी नहीं होना चाहिए. तो ये जो छोटी छोटी बातें थी वो बहुत बाद में बड़ी हो जाती है. तो वो यह चाहता है कि हमारा देश इस तरह से डोमेस्टिक वॉल्स मतलब घरेलू जो ब्रॉड नैरो माइंडेड लोग हैं, जो घर में रहने वाले लोग हैं, जो सुपरस्टिशन को मानते हैं, तो उनमें हमारा देश बंटना नहीं देना है हमें. ओके, फिर आगे देखते हैं. Where words come out from the depth of truth. और यह भारत में मुझे मेरा भारतीय ऐसा चाहिए कि जो सच्चाई की गहराई से बात करे और उसके मुंह से निकलने वाला वर्ड टू वर्ड एकदम सच हो. द कॉर्डलेस ऑफ ओन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वेल. मतलब वो कहते हैं कि कोई भी इंसान जो भारत में रहता है वो सच्चे की गहराई से बात करे, झूठ ना बोले, किसी की बातों के ऊपर विश्वास ना रखे जो झूठी हो या फिर किसी ने फैला के रखी हो, रूमर्स जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी बातों पर उसे विश्वास नहीं करना है. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. फिर वो आगे बताते हैं कि everyone should work hard to reach their goal. गोल मतलब हमें हमारे जो जीवन में गोल हमने रखे हैं उसको अचीव करने के लिए हमारा वर्क भी बहुत बड़ा होना चाहिए. टायरलेस मतलब बिना थके हुए. द पोएट वांट्स अ कंट्रीमैन वेयर पीपल स्पीक द ट्रूथ सिंसियरली विद द वर्ड्स एंड लॉजिकली. मीन्स हमारे गोल को पाने के लिए हमें बहुत काम करना है. एंड दे शुड कंटिन्यूअसली स्ट्राइव टुवर्ड्स परफेक्शन. और हमारा काम इतना बड़ा होना चाहिए कि हम परफेक्शन की ओर बढ़ते चले जाए. ओके, फिर आगे वो बताते हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे. ही देन कंपेयर्स लॉजिकल थिंकिंग और रीजन to a clear stream and all traditional rituals and customs that are harmful to the dairy desert. फिर वो बताते हैं आगे कि into the dairy desert sand of dead habit. मतलब जो हमारे समाज में फैला हुआ ओल्ड ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है और सुपरस्टिशंस है, that are all harmful to us. तो हमें उन बातों को मानना नहीं है और सिर्फ क्या सेल्फ एस्टीम्ड हमें बनना है. इंडिपेंडेंट हमें बन के हमारे गोल को हमें पाना है.
सो आगे वो फिर बताता है कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, he says that the reasoning ability of people should not be lost or overhead by superstitious belief and prejudice. His countrymen should be led by rational thinking and not by any old beliefs that are harmful. Then in line number 10 or 9 or 10, let's see that the poet wants the minds of his countrymen to be led forward by the Almighty so that they broaden their outlook. वह लाइन नंबर 10 और 9 और 10 में बताते हैं कि जो हमारा माइंड है वो हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा काम करे, into ever widening thought and action, मतलब बड़े बड़े थॉट्स हमारे माइंड में आने चाहिए जो सच्चे हो, जो लोगों के काम में आए, वो हेल्पफुल हो। और जैसे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं वही हमें एक्शन भी लेना है, उसके ऊपर काम भी करना है, क्योंकि मुझे मेरा भारत डेवलप्ड होते हुए देखना है, ये उनकी विश है। Into that heaven of freedom, my father led my country away. यहाँ पे उन्होंने my father मतलब गॉड को बोला है, my father, God as my father, and ask him to awaken his country into heaven of freedom. Finally वह बताते हैं लास्ट लाइन में, the poet addresses to God as my father, मेरे पिता, आप मेरी बात सुनो, मेरी प्रेयर आप सुनो, और पूछते हैं कि क्या कभी मेरा भारतवासी इस तरह से जागेगा नहीं क्या, कि जहां पे वेयर देयर इज टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड एक्शंस, कि ऐसा मुझे भारत देखना है कि जहां पे मुझे हर इंसान डिग्निटी के साथ में जीता हुआ दिखना चाहिए, तभी मैं सच्ची तरह से कह पाऊंगा और लोगों से प्राउडली बोल पाऊंगा कि देखो यह मेरा भारत है जो पूरी तरह से अभी आजाद हुआ है। सो हियर इज योर पोएट्री इज कंप्लीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, मुझे और एक बात बोलनी है आपको अभी इंग्लिश के लिए 2 नोटबुक बनाना पड़ेगा 200 पेजेस का। एक होगा टेक्स्ट बुक के लिए और दूसरा होगा ग्रामर और राइटिंग स्किल के लिए, हाफ हाफ बनाएंगे हम लोग उसको। तो हम लोग आज से टेक्स्ट बुक शुरू कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक के लिए 200 पेजेस का नोटबुक आपको परचेस करना पड़ेगा और उसमें क्या लिखना है पोएट्री से रिलेटेड वो मैं भी बताने जा रही हूँ, तो प्लीज नोट डाउन दैट। क्वेश्चन इन वार्मिंग अप, पेज नंबर 2 पे देखो वार्मिंग अप दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, pair up with your partner and match the terms with their given meanings, मतलब ये मैच द फॉलोइंग है, पोएट्री से रिलेटेड नहीं है, बट वार्मिंग अप मतलब क्या, हमारे माइंड को हम लोग सेट कर रहे हैं पोएट्री सीखने के लिए, तो वो है मैच द फॉलोइंग इज कंपल्सरी क्वेश्चन टू राइट इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज पोएम इज इंग्लिश आर डिफरेंट टाइप्स, मतलब इंग्लिश की जो पोएट्रीज होती है उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे सोनेट है जिसको लिटिल सॉन्ग बोलते हैं, लाइमरिक है जो 5 लाइन का होता है, फिर बैलेड है जो फोक सॉन्ग से रिलेटेड होते हैं, एलिगी है जो सेड पोएम होते हैं, फिर फ्री वर्स मतलब हैव डज नॉट राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स, एपिक है अ लॉन्ग पोएम जिसको लंबी कविता बोलते हैं हम लोग एपिक, फिर लिरिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ वर्डिंग के ऊपर प्रेशर दिया हुआ होता है, वो हमें समझना होता है, ह्यूमरस मतलब फनी होते हैं मेकिंग अ लाफ, और इडिल मतलब आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मतलब छोटे से वर्ड में बहुत सारी हमें हंसी आती है, दैट इज कॉल्ड इडिल। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क के लिए एग्जाम में आ जाता है, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको नोटबुक में लिखना है, और जो मैंने आपको अभी बताया उसी से रिलेटेड नीचे फिलअप्स दिया हुआ है वही आपको लिखना है, ऊपर से वर्ड उठा के नीचे फिलअप्स में आपको फिट कर देना है, ठीक है। फिर आते हैं पेज नंबर 3 पे, वहां पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, देखो पोएट्री से रिलेटेड, उसको वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो कोई भी उसमें से एक वर्ड और एक फ्रेजेस एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क के लिए, जैसे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है, टायरलेस स्ट्राइविंग, स्ट्रेचेस इट्स आर्म, डेड हैबिट, एवर वाइडनिंग और हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन ऑफ फ्रीडम पिछले साल लास्ट यूनिट में आया था, तो इस तरह से आपको ये याद भी करना है और नोटबुक में लिखना भी है। ओके नाउ ऑन पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे जाते हैं, उसमें
क्वेश्चन नंबर 1 जो नोटबुक में आपको लिखना है, जस्टिफाई करना है आपको पोएट्री से रिलेटेड जो भी आंसर होंगे वो जो आपको आ रहा है वो आप लिखो। दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर योर एग्जाम, बट प्रैक्टिस के लिए आप लिख सकते हो। बट क्वेश्चन नंबर 2 इज कंपल्सरी टू राइट इन योर नोटबुक। वहां पे भी मैच द फॉलोइंग दिया गया है, वो पोएट्री से ही उठाया हुआ है। सो दिस इज कंपल्सरी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट कंपल्सरी बट गिवन बी क्वेश्चन, राइट इन योर नोटबुक योर ओन रिस्पॉन्स एंड जस्टिफाई। तो कभी कभार आ भी जाता है तो बोल नहीं सकते, तो उसमें से आपको क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको लिखना है मैं बताती हूँ। लास्ट वाला जो है सी और ई आपको करना पड़ेगा। व्हाट शुड पीपल कीप ऑन वाइडनिंग, हाउ कैन इट बी डन, ये लिखना है। और दूसरा है व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर डज द पोएम रिफ्लेक्ट। दिस इज कंपल्सरी क्वेश्चन, ये आपको नोटबुक में जरूर लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉट नेसेसरी टू राइट इन अ नोटबुक, वो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। बट क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी जो दिया गया है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। और फाइनली आता है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर फ्रॉम द पोएम। ये फिगर ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग एक नया मतलब स्पेशल लेक्चर रखेंगे, उसमें आपको मैं सिखा दूंगी हाउ टू फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच एंड हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू राइट द फिगर ऑफ स्पीच। बट यहाँ पे आपको अगर लिखना आ रहा है तो आप लिख सकते हो, आपके पास जो भी मटेरियल होगा उसमें से कॉपी करके। तो बेसिकली यहाँ पे लाइन नंबर 7 और 8 जो दिया गया है वो मेटाफर से रिलेटेड करता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको लिखना है। और लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज वेरी कंपल्सरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एंड टू लर्न इन योर नोटबुक। इसको बाय हार्ट करके ही रखो क्योंकि ये 5 मार्क्स का स्पेशल क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 में जो पोएट्री सेक्शन आता है उसमें। तो एक कॉम्प्रिहेंशन आता है पोएट्री का और दूसरा आता है एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन आपको कंपल्सरी लिखना ही पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एंड लर्न। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ये राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। यहाँ पे स्पीच दिया गया है और स्पीच का सब्जेक्ट है इंडिपेंडेंस डे और द रिपब्लिक डे। जब भी हम स्कूल में इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो आप कभी स्टेज पे जाते हो, स्पीच देते हो, तो हाउ टू स्टार्ट अ स्पीच, तो आपके ओन वर्ड्स में लिखना है, नॉट फ्रॉम एनी मटेरियल और नॉट फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक। तो ट्राई करना, अभी आपके पास घर में टाइम है तो अगर आप खुद से लिखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी कि किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि राइटिंग स्किल का एक क्वेश्चन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी 5 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो इतने सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला है ये आपके होमवर्क के लिए है।